मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपन को फिर से नीट एडवांस करना है पार्ट 3, वो भी किसका, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। बच्चों आज उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें आज अपन करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आप लोग प्लीज़ एक बार इसको पढ़ के आइएगा, आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। और ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके आने वाला भी टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मैकेनिज्म है, इससे सीक्वेंस आता है और आपको सीक्वेंस अच्छे से आना चाहिए। चलो आओ बच्चों शुरू करते हैं। खोल लें अपन अपने क्वेश्चन। ये बताओ बच्चों आप सब लोग कैसे हो, अच्छे हो ना, मस्त चंगे। चलो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। पहले की तरह अभी भी मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, फिर अपना करिएगा, फिर उसके बाद आप लोग मेरा देखिएगा। एनालाइज करना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कभी भी कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, मुझे किस पे वर्क करना है ना। तो अपनी ये जो एरर्स होते हैं ना, इसको सबसे अच्छा तरीका जो होता है पहचानने का वो यही होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो अपन आज वही कर रहे हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है। द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि डायफ्राम और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, दो टाइप के सेट ऑफ मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बच्चों ये कहाँ होते हैं, बिटवीन दी रिब्स होते हैं ना, जो कि हेल्प किसमें करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग दी ब्रीथिंग, है ना। ये नहीं होगा तो आप ब्रीथ कैसे कर पाओगे, है ना, क्योंकि लंग्स फूलते हैं, सुना है ना, लंग्स फूलेंगे फिर एयर अंदर आएगी। अब फूलेंगे कैसे, उसे फुलाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। छोटी क्लास में आप लोगों ने वो बैलून का एक्सपेरिमेंट करा होगा, उससे अपन क्या सीखते थे, बैलून में हवा डालते जाओ, फूलता जाता है और फिर उसको छोड़ दो तो एयर अंदर जो भर जाती है वो सीधे बाहर निकलती है, वो होता है अपना एक्सपायरेशन। और अंदर जो अपन एयर लेते हैं वो क्या है, इंस्पायरेशन, है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट अपना बिल्कुल सही है। अब बच्चों स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। Inspiration is initiated कैसे शुरू होता है, by the contraction of diaphragm। diaphragm का contraction होता है तो वो क्या करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर के साइड पे वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है थोरेसिक चैम्बर में। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद धीरे करके मैक्सिमम इंक्रीज होने के बाद एयर अंदर आने लगती है ना। जैसे इंक्रीज होता जाएगा एयर अंदर आती जाएगी। ठीक, तो ये भी सही है। तो अपने दोनों सही है। दोनों सही कौन सा हो गया, फोर्थ वाला हो गया। ऐसे मिल गए बच्चों अपन को 4 नंबर। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ में, आई होप सो नहीं होना चाहिए, फिर भी होए तो हम बैठे हैं आपके लिए। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी नहीं लेने का, क्योंकि आपकी टेंशनें तो दूर करनी है क्वेश्चंस को लेके, है ना। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स क्वेश्चन है बच्चों। वी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ना जी ना, अपन अपनी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ नॉट नहीं आना चाहिए। अब कैसे कर सकते हैं बच्चों, जब अपन नॉर्मल ब्रीथ कर रहे होते हैं ना तो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स यूज़ होती है, लेकिन आप जब लॉन्ग ब्रीथ लेते हो ना तब आपकी एब्डोमिनल मसल्स यूज़ होती है। या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो,
तो उस टाइम पे भी आपकी एब्डोमिनल मसल्स यूज़ होती है, तो उससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। आप उस टाइम पे एब्डोमिनल मसल्स यूज़ करते हो तो आपके अंदर एबिलिटी तो है, तो ये तो फिर गलत हो गया है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डू आ गया, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आओ सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। बच्चे बिल्कुल सही बात है, ठीक है, 12 से 16 टाइम्स हम करते हैं। तो बच्चों पहला तो गलत हो गया और सेकंड सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कोई डाउट बच्चों? चलो आओ बच्चों, अब अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में भी स्टेटमेंट्स हैं। आओ देखते हैं बच्चों। स्टडी द स्टेटमेंट्स ए टू सी दी एंड चूज द करेक्ट वंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके, चलो आओ देखते हैं। ए दिया है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एड इंस्पायरेशन बाय लिफ्टिंग द रिब केज। बच्चों जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अपन यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या करती है, रिब केज को लिफ्ट अप कर देती है, मीन्स ऊपर की तरफ उठा देती है। तो ऊपर उठाती है तो उसके द्वारा ही क्या होता है बच्चों, इंस्पायरेशन होता है। क्योंकि वो जब ऊपर उठेगा ना, तो उठने से क्या होगा, वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका इंस्पायरेशन हो जाएगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है। आओ इसके आगे के देखते हैं। चलो बी देखते हैं इसका। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन। बच्चों जब एब्डोमिनल मसल्स अपन लोग यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल में यूज़ नहीं होता है बच्चों। ये कैसे होगा, फोर्सफुली, है ना, नॉर्मल नहीं होना चाहिए। अपन नॉर्मल में एब्डोमिनल मसल्स यूज़ नहीं करते, तो ये इस वजह से गलत हो गया। और एक्सपायरेशन कैसी है, एक पैसिव प्रोसेस है, और इंस्पायरेशन कैसी है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन में यूज़ होगा, वो भी नॉर्मल में नहीं होगा, है ना। तो ये गलत हो गया इसकी वजह से। ठीक, आओ सी देखते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन फ्लैटेंस इट इंक्रीजिंग थोरेसिक वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर। तो बच्चों ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन नंबर में भी बताया था, आज के लेक्चर का अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही था। उसमें मैंने आपको ये बताया था जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले तो कैसा होता है डायफ्राम, डोम शेप होता है, मीन्स ऐसा होता है, ऐसा 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 दिख रहा है, ऐसा ऐसा होता है ना। फिर ये ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा तो फ्लैट हो गया। अब फ्लैट हो जाएगा तो इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम वो कैसे होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर के उसमें होगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ को जब अपन आते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इस रीजन में तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। तो ए और सी अपने बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ए अपना ये था, तो अपन को मिल गए 4 नंबर, है ना बच्चों। कोई डाउट बच्चों? मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो प्लीज़ पूछ लेना, हेजिटेट मत करना, ठीक है ना। चलो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आई होप सो दिख रहा होगा आपको अच्छे से। चलो करते हैं अपन लोग। 28 है अपना असर्शन एंड रीजन। देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्रेशर ऑफ एयर फॉल्स इन द थोरैक्स। ठीक है, इंस्पायरेशन के थ्रू जब इंस्पायरेशन जब होता है तो जो प्रेशर होता है ऑफ एयर का वो फॉल्स मतलब कहाँ, मतलब थोरैक्स से होते हुए अपना नीचे जाता है ना। तो ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है, देयर इज़ अ राइज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। बिल्कुल सही बात है बच्चों। इंस्पायरेशन के टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स होता है वो क्या जाता है, राइज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। क्योंकि जब नीचे आपका बढ़ जाएगा ना तो एयर और आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, है ना। तो इंक्रीज हो जाता है, इसी की वजह से तो एयर फॉल्स इन दी थोरैक्स होती है ना, क्योंकि नीचे इंक्रीज हो गया तो और आती जाएगी। ठीक है,
जैसे अपन बैलून फुलाते हैं ना बच्चों, बैलून फुलाते अपन एक हवा डालते, इससे क्या हुआ, बैलून थोड़ा सा फूला, उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई, फिर और डालते हैं और बढ़ जाती है, और डालते हैं और बढ़ जाती है। यही हाल इसका है, ये है इसकी वजह से ही तो ये है। तो बच्चों दोनों ही सही है ना। तो ये इसमें भी मिल गया अपन को 4 नंबर। इजी था ना, ये ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक, ये टफ नहीं है, पूछा जा सकता है। लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन ब्रीथिंग इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, अपन ये स्टेटमेंट दिए हैं, वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग अपन को इसमें फॉल्स बताना है, कौन सा गलत है। आप पता करते हैं, एज द डायफ्राम रिलैक्स, ठीक है, एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जब एयर बाहर जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, फिर से डॉम शेप पे आ जाता है। कैसे होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही तो थ्रू होगा। एयर लिए तो आप उसे छोड़ोगे भी तो कब तक अपने अंदर दबा के रखोगे भाई, रिलीज़ भी तो करना है। जब आप उसे रिलीज़ करोगे, बाहर निकालोगे, तो डॉम क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। सही है ये। 2 देखते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। बच्चों ये अपन इतने बार पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इंस्पायरेशन के टाइम पे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है ना। चलो आगे देखते हैं। 3rd नंबर, इंस्पायरेशन इज अ पैसिव। नहीं बच्चों, इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस नहीं होता, ये कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, नहीं बच्चों, ये पैसिव होता है। यहाँ लिख दूँ मैं, PASSIVE, पैसिव प्रोसेस, है ना। इंस्पायरेशन एक्टिव क्यों है और एक्सपायरेशन पैसिव क्यों है। यहाँ पे इंस्पायरेशन के टाइम पर कौन सी मसल्स यूज़ करती है और एक्सपायरेशन के टाइम पर कौन सी मसल यूज़ होती है, आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है। चलो 4th देखते हैं। ये बच्चों गलत हो गया इसकी वजह से, है ना, क्योंकि इंस्पायरेशन एक्टिव होता है और एक्सपायरेशन पैसिव होता है। 4th देखते हैं, फॉर क्वाइट ब्रीथिंग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। बिल्कुल सही बात है, जब अपन नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो उस टाइम पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम एक वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया, मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग ये सी वाला गलत हो गया। तो ऐसे मिल गए अपन को 4 नंबर। समझ आया बच्चों, हो। चलो क्वेश्चन नंबर 23 नहीं सॉरी 30। चलो आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन के अकॉर्डिंग कौन सा वाला सही है। अब तो बच्चा आपका CBT मोड होगा, है ना, तो आपको ये गोला मारने का चांस तो मिलेगा नहीं, इससे अपना माइंडसेट पहले से ही रखना, ठीक, कि हमें ये देखना है और ये करना है। ये देखते हैं, एक्सपायरेशन इज कॉज्ड बाय द एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। बच्चों यहाँ तो पहले ही गलत हो गया, एक्सपायरेशन इज नॉट अ एक्टिव प्रोसेस, इज अ पैसिव प्रोसेस, है ना, ये गलत हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स, ये सही है बच्चों, ये सही है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे पैसिव आना चाहिए, ठीक है, यहाँ क्या आएगा बच्चों, पैसिव। बी देखते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अपन रिलैक्स करते हैं तब उस टाइम पे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो क्या होती है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रही होती है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा।
तो पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि उसे एयर अंदर से बाहर निकालनी है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सी देखते हैं, एयर इज पुश्ड आउट ऑफ लंग्स, ठीक है, व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एक्सीड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपको एयर बाहर निकालनी है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो भाई एयर तो बाहर से अंदर आएगी ना, अंदर से बाहर थोड़ी ना जाएगी। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना। और ये भी याद रखेंगे भाई, इंट्रा, ठीक है। तो बच्चों बी और सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऐसे मिल गए बच्चों अपन को 4 नंबर। कोई डाउट बच्चों? आई होप सो नहीं होगा, फिर भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। इस टॉपिक में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कहाँ तक करने हैं अपन को? 25 से 48 तक करना है ना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है। अगेन कितने स्टेटमेंट के क्वेश्चन है रे। चलो फर्स्ट है, इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों बिल्कुल सही है, क्योंकि इंस्पायरेशन के टाइम पर जो लंग्स के अंदर होता है वो नेगेटिव प्रेशर होता है। ऐसा समझ सकते हैं कि लंग्स के अंदर कम प्रेशर होता है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर होता है ना, लंग्स के रेस्पेक्ट में। तभी तो बाहर से अंदर की तरफ आती है, हाई टू लो आता है ना। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अ डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। बच्चों इंस्पायरेशन के टाइम पर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कैसे हो सकता है? एक्सपायरेशन के टाइम पर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना। इंक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। ये थोड़ा सा अपोजिट से लिखा है, इस वजह से ये गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। तो बच्चों ये यहाँ पे गलत है। इंस्पायरेशन के टाइम पर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, तब जाके एयर बाहर से अंदर आती है। तो ये तो गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। 4 नंबर समझ आया बच्चों? चलो आप लोग तो कमेंट करके बताते नहीं हो कि हमें कौन सा आया समझ, कौन सा नहीं आया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, है ना। तो मैं ही बोल लेती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रीथिंग कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखते हैं करेक्ट बताना है इसमें भी। स्पायरोमीटर कैन मेजर लंग कैपेसिटी एंड इज यूज्ड फॉर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पायरोमीटर मेज़र करता है लंग कैपेसिटी को एंड यूज़ होता है पल्मोनरी फंक्शंस के टेस्ट में, है ना, कि कैसे चल रहा है कैसा नहीं है। अपन स्पायरोमीटर ही यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं बी, द नॉर्मल ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 ब्रीथ्स पर मिनट। नहीं बच्चों 6 to 8 नहीं होता, कितना होता है? 12 to 16। कितना होता है? 12 to 16। तो बच्चों ये इस वजह से गलत हो गया। सी देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीथिंग कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग ऑफ एसेसरी मसल्स। बिल्कुल सही बात है। एसेसरी मसल्स कौन सी हो गई बच्चों? आपकी एब्डोमिनल मसल्स। कौन सी हो गई? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल मसल्स हो गई, है ना।
तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो गया आपका? ए और सी सही हो गया बच्चों, थर्ड वाला सही है, 4 नंबर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? इजी था ये क्वेश्चन ना, बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, सीक्वेंस आज के टाइम में बहुत पूछे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सीक्वेंस आते हैं वहाँ आपको खास तौर से ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि वो कहाँ से शुरू कर रहा है और कहाँ पे ख़त्म कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ की थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अपन को अकॉर्डिंग टू इसके 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन को इसका आंसर देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज करेक्ट टू इनिशिएट इंस्पायरेशन। ठीक है, करेक्ट सिक्वेंस अपन को बताना है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रेज द रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, सबसे पहले यही होता है। अधिकतर हमें टीचर्स कहते हैं कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, उससे भी पहले ये होता है। ठीक है, जब तक यही नहीं करेगा तो रिब्स और स्टर्नम कैसे लिफ्ट अप होगी? जब वो लिफ्ट अप ही नहीं होगी तो फिर बाकी का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगी, है ना। तो सबसे पहले ये, तो बच्चों पहला तो ये वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज इन दी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा, जब एक तरफ को इंक्रीज होगा बच्चों, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का मतलब आगे से पीछे की तरफ को इंक्रीज, है ना, आगे से पीछे की तरफ को। जब आगे से पीछे की तरफ को इंक्रीज होगा तो फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर आएगा आपका डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका होगा बच्चों? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, ये थर्ड नंबर आएगा। जब आपका डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर क्या आएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज इन दी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, है ना, क्योंकि जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर उसकी वजह से क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है आपका? उसमें इंक्रीज होता है ना। तो ये आपका आ गया फोर्थ वन नंबर। अब ये इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, ये सब इंक्रीज हो गया, फिर क्या आएगा आपका? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ये आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। फिर एयर रश इनटू लंग्स, फिर क्या होगा? फाइनली एयर कहाँ आ जाएगी? आपकी लंग्स के अंदर आ जाएगी। ये हो गया आपका 6। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस बता रहा है ना, वो देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसका? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। उसने क्या किया? रिब्स और एक्सटर्नम को लिफ्ट अप कर दिया ना, ऊपर उठा दिया, इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? वो इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स से इंक्रीज हो गया, किसमें? डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। ये हुआ तो उससे क्या हो गया आपका? डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो फिर एंटीरियर पोस्टीरियर में इंक्रीज हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर में इंक्रीज हो गया, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया तो फाइनली एयर आपकी बाहर जो है, बाहर से अंदर आ जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर टू लंग 6। अब यहाँ देखते हैं, पहला फर्स्ट, सेकेंड, फिर आ गया आपका फोर्थ, फिर आ गया आपका सिक्स्थ। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, फिर देन थर्ड और फिर देन फिफ्थ। तो थर्ड इसका आंसर है। ये हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अब अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है? क्या कहता है? जस्ट अ मिनट बच्चों। अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये कहता है, ठीक है, आपके एक्सटर्नल और इंटरनल मसल्स आपके यूज़ हुए। ठीक है, उसने जनरेट किया, प्रेशर ग्रेडियंट्स जनरेट किया, तो उससे क्या हो गया? आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ आपका डायफ्राम का, है ना। तो ये क्या करेगा? पहले इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर, वो सबसे पहले। इसके बाद वो ये बोल रहा है ये होता है, फिर आपका डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये होता है, उसके बाद आपका ये होता है,
प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, फिर आपकी एयर अंदर आएगी। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले एंटीरियर पोस्टीरियर में इंक्रीमेंट होगा, है ना, उसके बाद आपका डोर्सो एंड वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीमेंट होगा। क्लियर बच्चों? इस चीज़ में आप मिस्टेक नहीं करेंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये है क्योंकि ऑप्शंस ऐसे बने हुए हैं, और अगर ऑप्शन में पहले ये होता 6th वाला तो पहले ये आता, ना कि ये। क्लियर बच्चों? आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। नाउ चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू थोरेसिक एंड पल्मोनरी वॉल्यूम्स। ठीक है, इसके रिलेटेड अपन को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ए, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम लीड्स टू इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। बच्चों बिल्कुल सही बात है, जैसे आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा फिर वैसे ही आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। थोरेसिक नहीं होगा तो पल्मोनरी नहीं होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा तो आपका पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि पल्मोनरी प्रेशर डिपेंड किस पे होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम पे, है ना। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। अब इसका बी देखते हैं बच्चों, जस्ट अ मिनट। बी पॉइंट देखो क्या कह रहा है, पल्मोनरी प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थोरेसिक वॉल्यूम चेंज। नहीं बच्चों, डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि जब आपका थोरेसिक वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, मान लो इंक्रीज है, ठीक है, तो आपका पल्मोनरी प्रेशर आपका डिक्रीज होगा। अगर पल्मोनरी प्रेशर आपका इंक्रीज है तो पल्मोनरी वॉल्यूम आपका उस टाइम पर डिक्रीज होगा, है ना। तो दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है। कैसा है? डिपेंडेंट है। ये इसकी वजह से गलत हो गया है। सी देखते हैं, डिक्रीज्ड पल्मोनरी वॉल्यूम लीड्स टू इंक्रीज इंटरपल्मोनरी प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो बच्चों एक्सपायरेशन के टाइम पर जब आपका वो पल्मोनरी वॉल्यूम जैसे जैसे आपका कम होता है तो वैसे वैसे आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बच्चों इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स में जो अंदर हवा है, अब हमें उस लंग्स वो CO2 को बाहर निकालना है। हवा बाहर निकालेंगे तो अंदर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होना चाहिए, है ना। ऐसे ही तो वो एयर बाहर निकलती है। अगर बाहर ज़्यादा होगी और अंदर कम होगी तो बाहर से अंदर की तरफ हवा आती है। अगर बाहर अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर कम है तो हवा अपने अंदर से बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये कैसे होता है? जब आपका पल्मोनरी वॉल्यूम आपका कम होगा अंदर तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों अपन को कौन कौन सा मिल गया? ए और सी आपका करेक्ट है। तो बच्चों ऐसे मिल गए अपन को इस पर 4 नंबर। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 देखो बच्चों, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आओ पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट अपन को बोल रहा है, स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर रेसिडुअल वॉल्यूम। बच्चों बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, सांस लेने के बाद जब आप सांस छोड़ते हो फिर भी थोड़ी सी जो एयर है वो आपके लंग्स में रह जाती है। ना चाहते हुए भी आप उसे निकाल नहीं पाते, कितनी भी कोशिश कर लो थोड़ी और निकल जाएगी लेकिन फिर भी उसमें रहेगी। अब वो जो रहती है वो ये मेज़र नहीं कर पाता। ठीक है, अपन अभी कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वहाँ वहाँ पर वो चीज़ें ये स्पायरोमीटर उसको मेज़र नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आपके नेट में पूछा जा सकता है कि किस किस को मेज़र नहीं करता। तो जिस में भी रेसिडुअल RV वॉल्यूम आ रहा होगा वो सब हटा देना आप। ठीक है, चलो ये बिल्कुल सही है बच्चों। स्टेटमेंट सेकेंड, अ पर्सन शुड वेयर मास्क वाइल वर्किंग इन ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज। तो बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। जो लोग बाग पत्थर तोड़ने में या
ऐसे जगह काम करते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा उड़ते ही रहते हैं। ठीक है, आपके काम करते टाइम पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, वहाँ पर आपको मास्क पहनना ही पड़ता है। क्यों पहनना पड़ता है? अगर आप नहीं पहनोगे तो वो जो पार्टिकल्स है वो आपके लंग्स में जाएंगे। लंग्स में जाएंगे तो आपका जो सरफेस एरिया है ना बच्चों वो भी कम हो जाएगा। आपको ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है एक टाइम पे आके वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या वेयर करते हो? मास्क वेयर करते हो। तो बच्चों ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बच्चों ऐसे मिल गए अपन को 4 नंबर। कोई डाउट बच्चों? वैसे तो देखो नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है अपन को। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या है और इनकी छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं। फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये किसका है बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम का है ना। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब द लेबल्ड स्ट्रक्चर। चलो अब बच्चों ए क्या है? मेरे साथ साथ बताओ ए क्या है? ए है बच्चों एपिग्लॉटिस, है ना, एपिग्लॉटिस। बी क्या है? बी है बच्चों लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स। सी क्या है बच्चों? सी है आपका ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया। अब ये डी 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 डी, अच्छा चलो डी भी समझ आ गया। डी है अपना प्लूरल मेम्ब्रेन, PLEURALMEMB, मेम्ब्रेन। बच्चों ये मैंने मेम्ब्रेन तो शॉर्ट में लिखा है तो आप थोड़ा सा देख लेना, है ना। ये हो गया आपका प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये ई, अच्छा ई दिया है आपको बच्चों, ये आपको मेरे ख्याल से एल्वुलाई दिया है ना। हाँ एल्वुलाई, ये क्या है? एल्वुलाई, VEOLI, एल्वुलाई। और ये जो आपको एच दिया है वो आपको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? एक सेकंड बच्चों, ये आपका अंदर का शायद फ्लूइड बता रहा है। तो बच्चों ये आई थिंक प्लूरल फ्लूइड है, PLEURA, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है बच्चों, ये है आपका प्लूरल फ्लूइड। ओके ये एफ है आपका आई थिंक ब्रोंकस है। क्या है बच्चों? ये ब्रोंकस, BRONCHUS, ब्रोंकस। ओके अब ये जी क्या है? ये तो आपको पता ही है, ये क्या है? रिब्स है, कटी हुई है तो कट ऑफ रिब्स, RIBS यहाँ लिख दो बच्चों, कट ऑफ रिब। चलो रिब रहना है तो कट ऑफ रिब, ठीक है। तो सच बच्चों सारी लेबल हो गई है, अच्छे से आपको याद हो गई। देखो मुझे तो याद हो गई है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऊपर से नीचे की तरफ अपन जाते हैं तो ऐसा ऐसा आता है ना। अब देखते हैं ये, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज और कर दो चलेगा, है ना। ये देखो बच्चों एपिग्लॉटिस, ठीक है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द फूड पाइप। बच्चों क्या फूड पाइप में एंटर होने से रोकता है? नहीं, फुट पाइप में तो जाना ही है। तो एक तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया फुट पाइप की वजह से। यहाँ क्या आना चाहिए था? विंड पाइप, है ना। एपिग्लॉटिस खाना किस में जाने से रोकता है? विंड पाइप में जाने से रोकता है ना। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप होना चाहिए था। अब लैरिंग्स ऐसा बोनी बॉक्स होता है? नहीं बच्चों, लैरिंग्स कैसा होता है? एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है। ये यहाँ गलत हो गया। हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, ये ठीक है। तो बच्चों ये तो आपका गलत होगा। गलत क्यों है? समझ आया? चलो
अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में सी लैरिंग्स, नहीं बच्चों सी तो अपना क्या है ट्राई किया, तो बच्चों ये तो यहाँ पे गलत हो गया, सी आपका लैरिंग्स है ही नहीं। डी कट ऑफ रिब्स, ये बच्चों ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ठीक है, डी सही है, ये गलत है। ई देखो, ई कहाँ गया, ये रहा, ई देखो, ई आपका एल्वोलाई है, एल्वोलाई थिन होता है, इरेगुलर वॉल्ड होता है एंड वेस्कुलर बैक लाइक स्ट्रक्चर, बच्चों बिल्कुल सही है। एफ ब्रोंकस है, देखो बच्चों ब्रोंकस ऊपर आता है, यहाँ पे अभी ब्रोंकाई पूछा नहीं गया है, सॉरी ब्रोंक्यूल्स नहीं पूछा गया, वो नीचे आता है, तो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक। एफ आपका ब्रोंकस ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा टू फॉर्म ब्रोंकाई, बच्चों ये बिल्कुल सही है, सी वाला एकदम करेक्ट है ना, क्योंकि ये यहाँ से डिवाइड होगा, फिर आपका प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर सेकेंडरी टर्शरी, है ना, ये सही है। अब जी 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 तो बच्चों कट ऑफ रिब्स है, अच्छा बच्चों ये गलत है, सॉरी 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 ये गलत है मैंने इसको डी समझ लिया था, जी है कट ऑफ रिब, डी तो आपका प्लूरम मेम्ब्रेन है ना बच्चों, ये भी गलत है, डी आपका ये नहीं है ना। जी देखो बच्चों प्लूरम मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ हार्ट, नहीं बच्चों हार्ट की कवरिंग नहीं होती प्लूरम मेम्ब्रेन, किसकी होती है, लंग्स की होती है, तो बच्चों यहाँ इसलिए गलत हो गया। एच प्लूरल फ्लूइड सीक्रेटेड बाय एल्वोलाई, नहीं बच्चों एल्वोलाई थोड़ी ना, वो तो वहाँ पे रहता ही है ना, ताकि तो क्या हो सके वो, ताकि कॉलेप्स नहीं हो सके, है ना, आपका शॉक भी एब्जॉर्ब करता है ना, तो बच्चों ये यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया, ठीक है, समझ आया बच्चों। और ये क्या काम करता है बच्चों, प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, है ना, तो बच्चों ये ऐसे गलत हो गया, तो आंसर क्या है इसका, सी है। आंसर तो वैसे अपन को मिल गया, लेकिन मैंने बाकी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर दी है, जिससे कि आपको डाउट ना रहे, तो बच्चों ऐसे मिल गए आपको 4 नंबर, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चों, 37 अपन को बोलता है एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज, जब अपनी लंग्स में से एयर बाहर जाती है तब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा होता, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इंक्रीज, कैसा होता है बच्चों, इंक्रीज होता है ना। अब बच्चों इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या दिया है, देखो बच्चों पहला बोलता है लेस देन द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, ये तो वाली प्रोसेस हो गई कि एयर पंप को अंदर लानी है ना, तो ये तो गलत हो गया। ग्रेटर देन द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, बच्चों ये बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि अंदर ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी अंदर तभी तो अपन बाहर निकाल पाएंगे, है ना। ग्रेटर देन द इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, नहीं बच्चों, इक्वल भी नहीं होती है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। 4 मार्क्स, इजी था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाउ मैनी लेयर्स एंड थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आर, अब देखो बच्चों 5 होती है, नहीं ये तो यहीं गलत हो गया, 3 होती है, हाँ 3 बच्चों कौन कौन सी होती है, नाम बताओ ज़रा। 3 मेजर लेयर्स होती हैं, पहली होती है बच्चों थिन स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई होती है ना। दूसरी आपकी एंडोथीलियम ऑफ कैसी बच्चों, एंडोथीलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज, फिर इन दोनों के बीच में कैसी होती है बच्चों, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो हो गए ना 3, एक आपकी एल्वोलाई की एपिथेलियम, एक आपकी एल्वुलर कैपिलरी की अंदर वाली एंडोथीलियम हो गई, और एक आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, तो टोटल 3 हो गए।
अब अपन इसकी थिकनेस की बात करते हैं। तो अपने एनसीईआरटी बच्चों बोलता है कि जो आपका टोटल थिकनेस है ना, वो आपकी कितनी होनी चाहिए, मच लेस देन, कितनी होनी चाहिए, मच लेस देन मिलीमीटर, है ना। तो ये बच्चों बिल्कुल सही चीज़ है। लेस देन 0.1 मिलीमीटर, मच लेस देन 0 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अपने उस टाइम पर देख लेना एग्ज़ाम में क्या दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये 4 नंबर अपन को ऐसे मिल गए। लेयर्स याद रखेंगे, 3 मेजर लेयर होती है। पहली होती है आपकी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, दूसरी होती है आपकी एंडोथेलियम ऑफ एल्वोलर कैपिलरीज, और तीसरी होती है इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं अपन लोग। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 39। ओके, ये तो मैं आपको याद भी करवा चुकी हूँ बच्चों। देखते हैं। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. ऑब्वियस सी बात है, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होता है, थोरेसिक चैम्बर में, और वो एनाटॉमिकली एयरटाइट चैम्बर में होता है ना। हिल डुल नहीं सकता ऐसा कि आप अपनी कमर मटका दो तो वो ऐसा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक। The thoracic chamber is formed dorsally by the, कैसा होता है बच्चों, dorsally by the vertebral column, है ना। कैसा होता है बच्चों, कुछ याद है तुम लोगों को कि नहीं? बोलो बोलो, यहीं लिख दो dorsally by the vertebral, बच्चों शॉर्ट में लिख दो क्या, vertebral, dorsally by the vertebral column and ventrally by the sternum, 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 laterally by the ribs, है ना, and on lower side by the dome shape। क्या होता है डोम शेप, कैसा, डायफ्राम, PHRAGM। स्टर्नम गलत हो गया, वर्टिब्रल कॉलम बी गलत हो गया, ए आपका स्टर्नम गलत हो गया, ये सही है बच्चों, ए वर्टिब्रल कॉलम, बी स्टर्नम, सी रिब्स और डी डायफ्राम। बच्चों 4 इज करेक्ट है। ऐसे मिल गए बच्चों 4 नंबर, ठीक है। आओ बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, ठीक है, कंडक्टिंग जोन के अपन को कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अपन को बताना है, ठीक है। क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेजन पार्टिकल्स, ये तो करता है, कैसे करता है मैं अब आपको समझाती हूँ। अपने नक्कू होती है ना, नक्कू के अंदर हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या काम करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उसको थोड़ा सा ट्रैप कर लेते हैं ना। तो एक रुकावट तो वो हो गई, एयर आपकी थोड़ी सी प्योर जाती है अंदर। कैसे चली जाती है, क्योंकि थोड़ा जो डस्ट पार्टिकल्स होता है वो आपके हेयर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, वहीं पे ही रोक देते हैं। तो बच्चों ये तो बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, नहीं बच्चों, ये एल्वोलाई के थ्रू होता है। ह्यूमिडिफाइड्स, बच्चों थोड़ा सा मॉइस्चर देता है ना, ये भी बच्चों सही है। ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ये बच्चों को समझ नहीं आता, आज मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ। देखो बच्चों, होता क्या है, जब आप हवा लेते हो, है ना, सांस लेते हो अंदर, तो ठंडी लो गरम लो, तो अपनी जो नाक है ना, वहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना, और वो एड ऑन भी करता है। ठंडी हवा ले रहे हो तो वो उसको थोड़ा सा गर्म कर देगा, गर्म ले रहे हो, ज़्यादा गर्म ले रहे हो तो वो हल्की सी उसको ठंडी कर देगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस हवा को वहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल कर देता है और मॉइस्चर भी ऐड कर देता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जब वो हो जाती है
तब आपका वो एयर बाद में लंग्स में जाता है, ठीक है। इसीलिए ये काम आपका नोज़ करता है और ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है, वरना एकदम से आपका लंग्स ठंडी हवा गर्म हवा सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा ना तो अंदर कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और वैसे ऐसा होता नहीं है, क्यों ऐसा मैं बोलूँ, क्योंकि आपकी जो नक्कू है वो पहले ही बहुत सारे काम कर देता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये याद रखेंगे। डायरेक्ट हवा नहीं जाती, ठंडी और गर्म डायरेक्ट नहीं जाती, उसमें मॉइस्चर ऐड होता है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो हवा हो जाती है, फिर उसके बाद वो फिर लंग्स में जाती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये गलत है आपका सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस सिर्फ कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसमें भी कौन करेगा, एल्वोलाई, है ना, ठीक है। 4 नंबर मिल गए, ऐसे ही मिलते हैं बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ओके, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, चलो आओ करते हैं। अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दे अकर। स्टेप्स हैं अपने पास रेस्पिरेशन के, अपन को इसका सीक्वेंस बताना है कि कैसे कैसे होता है। चलो आओ शुरू करते हैं। पहला दिया है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। नहीं, ये तो पहले नहीं होता, पहले तो अपन को सांस लेनी पड़ेगी, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ना। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। बच्चों ये तो बाद में होगा, यूटिलाइजेशन तो आखिरी प्रोसेस है ना। तो क्या अपन इसको यहाँ पे 5th डाल दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो बच्चों सबसे पहले तो अपन ब्रीथिंग ही करते हैं, एयर अपनी अंदर आएगी और जो एल्वुलाई है वहाँ पे CO2 रिच है वो फिर बाहर निकाल देगी, है ना। तो सबसे पहले तो आ गया अपना ब्रीथिंग, एयर। हाँ, अब अपन ने एयर अंदर ले ली। अब देखो एयर अंदर ली तो फिर क्या होगा, अब डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 का अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न हो गया। अब डिफ्यूज़न हो गया, फिर अब इसे हर जगह पहुँचाना भी है, पहुँचाना है तो हम क्या करेंगे, बाय दी ब्लड, ब्लड के द्वारा अपन इसे हर जगह पहुँचा देंगे, ठीक है। यूटिलाइजेशन तो अपना लास्ट प्रोसेस है। अब ब्लड में पहुँचा दिया, अब वहाँ पे होगा डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, है ना। फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में डिफ्यूज़न होगा, तो ये हो गया आपका 4th। डिफ्यूज़न हो गया, फिर यूटिलाइजेशन होगा। अब भाई टिश्यू के पास भी चीज़ें पहुँच गई है, फिर वो क्या करेगा, O2 को यूज़ करेगा, O2 को यूज़ करेगा, चीज़ों को तोड़ेगा ताकि आपको एनर्जी मिलेगी बाय फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, ना कि एनाबॉलिक, क्योंकि यहाँ पे हमें तोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5th प्रोसेस। तो बच्चों अब अपन इसका सीक्वेंस बनाते हैं। तो अब सबसे पहले अपन ने क्या करा, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में पहला तो क्या है, 4th है, ठीक है, 4th है, तो बच्चों ये तो गया। फिर हुआ था एल्वुलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़न, तो पहला आ गया, तो बच्चों यही आ गया। फिर क्या हुआ था, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ था गैस के द्वारा, फिर डिफ्यूज़न हुआ था ब्लड और टिश्यू के बीच में, फिर आखिरी में यूटिलाइजेशन हुआ था किसका, O2 का। तो बच्चों ऐसे मिल गए 4 नंबर। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि सेल के अंदर CO2 ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बच्चों ये जो 41 क्वेश्चन नंबर है ये एक सीक्वेंस है, आपके NCERT का है, लाइंस में कोई छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है। चलो 42, स्टडी द स्टेटमेंट्स A to C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस विथ रेस्पेक्ट टू ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है।
स्टेटमेंट है ए से सी, अपन को करेक्ट बताना है। चलो आओ शुरू हो जाते हैं अपन लोग। ए है अपना इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम। बच्चों बिल्कुल सही है, जब अपन इंस्पिरेशन करते हैं तब अपना इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है अंदर वो कम होता है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अंदर ज़्यादा होगा तो एयर तो बाहर से अंदर आ ही नहीं पाएगी ना, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, है ना। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, इंस्पिरेशन अकर्स ओनली व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन पुश द लंग्स अपवर्ड। यहाँ तो ओनली से ही गलत हो गया ना, ये अपवर्ड नहीं, अपवर्ड तो इंस्पायरेशन हाँ अपवर्ड ही होगा, लेकिन यहाँ ओनली नहीं, सिर्फ डायफ्राम काम नहीं करता, बाकी सब भी काम करते हैं। तो बच्चों ये गलत हो गया ओनली की वजह से। सी देखते हैं, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक ड्राइव एयर इन एंड आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। बच्चों बिल्कुल सही है, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो एयर अंदर और बाहर नहीं जा पाएगी। तो बच्चों ए और सी करेक्ट है, बी गलत है। और बी क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली दिया हुआ है, सिर्फ डायफ्राम का ही काम नहीं होता, बाकी चीज़ भी है ना। रिब्स भी लिफ्ट अप करती है और भी है। आओ क्वेश्चन नंबर 43, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द चॉइस फ्लो। ठीक है, एक ही दिया हुआ है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये वाला कर चुके हैं अपन लोग। स्टेटमेंट, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज। ऑब्वियस सी बात है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की बात कर रहा है तो प्रेशर तो ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ को अपन को क्या करना है? एयर बाहर निकालनी है ना। तो क्या होगा? लेस देन द प्रेशर इन द एटमॉस्फेरिक एयर, नहीं, ग्रेटर देन द प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। हाँ बच्चों ये बिल्कुल सही है, ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में। ठीक है, ये भी मिल गया अपन को 4 नंबर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। बिल्कुल सही बात है, ऐसी लाइन यहाँ पे लिखी नहीं है एनसीईआरटी में एग्जैक्ट एज इट इज़, लेकिन नेगेटिव प्रेशर देखो अपने अंदर जो है एयर को आपको बाहर से अंदर लेनी है तो लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है, तभी बाहर से एयर अंदर आती है ना। तो ये बिल्कुल सही है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। बिल्कुल सही बात है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया ऐसे अपनी चलती है, तो ये भी सही है। थर्ड देखते हैं, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, क्यों? देखो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल, मैंने क्या कहा था कि जहाँ से भी शुरू हो रहा हो, आई से स्टार्ट है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग आई, और आई पर ही खत्म है, मीन्स इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है अपन को, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोटेक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। बच्चों ये भी बिल्कुल सही है। लैरिंग्स कैसा है? एक कार्टिलेजिनियस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है किसमें? साउंड प्रोडक्शन में, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों चारों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। 4 नंबर बच्चों। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखो बच्चों शो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 45, इनकरेक्ट मैचिंग आर। ठीक है, इनकरेक्ट अपन को देखना है। बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन
के द्वारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज डॉर्सोवेंट्रल, नहीं बच्चों, डॉर्सोवेंट्रल नहीं होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जब भी डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, है ना। तो बच्चों ये तो गलत हो गया। बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर, बच्चों ये बिल्कुल सही है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का तो उससे क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। सी देखते हैं, बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो बच्चों जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वॉल्यूम आपकी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होती है, ना कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। क्योंकि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं तो लिफ्ट अप होती है, क्या रिब्स का लिफ्ट अप होता है और स्टर्नम का होता है, तो उससे क्या आती है आपकी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में आपका थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो बच्चों इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक पैसिव प्रोसेस है जो कि एयर को अपनी लंग से बाहर निकालने में हेल्प करती है, तो ये पहली बात तो इंक्रीज नहीं है, ठीक है, ये इस वजह से गलत हो गया है। ओके, ये वॉल्यूम को डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज करता है, ठीक है। तो कितने गलत हो गए बच्चों, ये भी गलत हो गया अपना ये भी गलत हो गया है और अपना ये भी गलत है। ACD बच्चों फोर्थ है इसका आंसर। ये याद रखेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से एक नॉर्मल ब्रीथिंग में यूज़ होता है, लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब आपको फोर्सफुली अपने लंग से एयर बाहर निकालनी हो ये तब यूज़ होता है ना, लेकिन ये एक तरह की पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस क्योंकि आपको एयर अंदर लेनी होती है, ठीक। आई होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है ज़रूर पूछ लेना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। ह्यूमन ऑफ थोरेसिक चैम्बर डिक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस इन ह्यूमंस बाय, अच्छा ठीक है बच्चों। देखो पहले बात तो डिक्रीज हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन की चीज़ होती है तब चीज़ इंक्रीज होती है ना, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो ये तो गलत हो गया। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रेस्पेक्टिवली, बच्चों ये बिल्कुल सही है। सी भी देख लेते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, ठीक है, एंड एब्डोमिनल मसल्स, नहीं एब्डोमिनल मसल्स नॉर्मल उसमें यूज़ नहीं होती, ये इसकी वजह से गलत हो गया। फोर्थ है रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, नहीं बच्चों ये तो इस टाइम पे यूज़ ही नहीं हो रही ना, तो इसके तो अपन बात ही नहीं करेंगे, तो ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। समझ आया बच्चों हर एक सेंटेंस में क्या दिक्कत है। और ये भी है ना आपका रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, तो बच्चों ये फोर्सफुली में होता है, यहाँ फोर्सफुली की बात नहीं कर रहा है, अगर ऐसा था तो वो मेंशन करता, ठीक है, तो ये गलत है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मार्क द करेक्ट सेट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन इन ह्यूमंस। ये देखो बच्चों फोर्सफुली है, ये देखो यहाँ दे रहा है ना, अगर यहाँ देता 46 में तो अपन वहाँ पर भी ले लेते, पर यहाँ वहाँ दिया नहीं है इसलिए वो गलत हो गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फोर्सफुली में यूज़ नहीं होता, ये गलत हो गया। डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, नहीं 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 ये नहीं, यहाँ पर भी ये नहीं, ये भी नहीं। एब्डोमिनल मसल्स हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये सही है बच्चों, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ होती हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पहली चीज़ ये एक ग्राफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 ग्राफ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है और पूछा भी नहीं जाएगा, ये बस एक एडिशनल है। चलो मैं अब इसे करवाती हूँ आपको। द गिवन फिगर
illustrates the changes in lung volume during the process of breathing. The change from second to third indicates the okay second and थर्ड का बताना है। तो देखो ये अपना सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट में अपन इनहेल कर रहे हैं, मतलब आपने सिर्फ स्टार्ट किया, ठीक है, इनहेलेशन आपने स्टार्ट किया है फर्स्ट पे, इनहेलेशन आपकी हो गई, ठीक है, 2 पर आपने मैक्सिमम आपको जितनी लेनी थी आपने कर ले ली। अब 2 से थर्ड में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। यहाँ से यहाँ तक इतनी चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या कहता है। सेकंड से थर्ड तक जाने पर वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है और एयर बाहर जा रही है, ठीक। अब ऑप्शंस देखते हैं इसके। ओके, पहला है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम टूवर्ड्स द लंग्स। अगर ये टूवर्ड्स द लंग की तरफ को जा रहा है, टूवर्ड्स द लंग्स की तरफ को जा रहा है, तो बच्चों ये भी ठीक है, क्योंकि डायफ्राम जब अपन सांस लेते हैं, ठीक है, जब अपन सांस लेते हैं तो डायफ्राम अवे जाता है लंग्स के, क्योंकि वो फ्लैट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे टूवर्ड्स है, लंग्स की तरफ को जा रहा है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। अगर यहाँ पे अवे होता तो ये गलत हो जाता, ठीक। एक्सपांशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, नहीं, वहाँ पे तो वॉल्यूम कम है, तो बच्चों ये तो नहीं है। मूवमेंट ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सपेंशन ऑफ रिब्स, नहीं, एक्सपेंशन ऑफ रिब्स तो तब होगा ना जब एयर आपको अंदर लेनी है, पर हम तो एयर निकाल रहे हैं, तो ये गलत है। तो बच्चों इसके 2 क्वेश्चन हैं, टूवर्ड्स की वजह से 2 आंसर है इसके, ठीक है। इसके आंसर थर्ड और फर्स्ट दोनों हैं, समझ आया। तो बच्चों इससे मिल गए अपन को 4 नंबर। आपको इस क्वेश्चन में फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लेना। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। कैविटीज़ वो कैपेसिटी के बारे में ज़रूर बोल रहा है, लेकिन इस टाइप का कुछ भी नहीं है। बच्चों आप लोगों को सेशन कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा पता चले कि मैं अपनी चीज़ों में कहाँ इम्प्रूव करूँ। और आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप मुझे डीएम कर दें, मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, जैसे भी आपके साथ पॉसिबल हो सके आप वैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों कल अपन करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में, जितने भी क्वेश्चन हैं अपन वो करेंगे। आप लोग प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस वाले टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। ओके बच्चों, अपना अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ाई जम के करना। हम सभी का पूरा सपोर्ट है आपके पास, है ना। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।